अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने देखा कि मुश्किलात का शिकार होना शुरू हुई और अब तक भी वो मुश्किलात जो हैं उनमें कमी हम देख रहे हैं कि नहीं आ रही, बल्कि इजाफा ही होता चला जा रहा है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी बात करें, वो इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में हम देख रहे हैं कि जेल में हैं, कैद में हैं, पार्टी टूट फूट का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नई जमातों ने हम देख रहे हैं कि जन्म ले लिया है, जहाँ पर इस वक्त इलेक्शंस की अनाउंसमेंट के बाद मुल्क की दीगर सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं और उनकी मसरूफियात जो हैं वो कैंपेन है, पार्टी टिकट्स अलॉट करना है। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ बचे कुछ लोग हैं उनकी मसरूफियात इस वक्त एक अदालत से दूसरी अदालत का चक्कर लगाना है। जो आपको जो लीगल सिचुएशन है उसके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकता। इसी सिलसिले में जब अपील की गई पेशावर हाई कोर्ट ने, तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को वक्ती तौर पर कलअदम करार दे दिया और ये कहा कि जब तक इसकी फाइनल हेयरिंग नहीं हो जाती ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये कलअदम नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का इस सारे मामले पर मौक़िफ़ ये था कि किसी भी सियासी जमात से उसका निशान छीन लेना उसके वोटर की हक तलफी है। सो अभी एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, तो जो बल्ला है वो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है, उन्हीं का निशान जो है वो होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं इनकी लीडरशिप की, शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस के अंदर जमानत होने के फ़ौरन बाद ही GHQ हमला केस के ऊपर उनको दोबारा अरेस्ट किया गया। अच्छा, खाली अरेस्ट किया जाता तो एक और मामला था, लेकिन जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, ना तो कुरैशी साहब के स्टेचर का ख्याल रखा गया, ना तो जो उनकी कंट्रीब्यूशन है एज फॉरेन मिनिस्टर, एज अ सीनियर पॉलिटिशियन इस मुल्क के अंदर उसका ख्याल रखा गया, ना उनकी उम्र का लिहाज किया गया। इस तरीके से धक्के लगाए गए और जिस तरीके से उनको गाड़ी में डाला जा रहा है अफसोसनाक है। हम उसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि कुरैशी साहब जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ना तो कोई क्रिमिनल है ना कोई दहशतगर्द है। तो इस तरह का सलूक तो वो बहरहाल नहीं डिजर्व करते। अगर वो वहाँ पर खड़े होकर अपनी कोई बात करना चाह रहे थे तो वो बात होने देनी चाहिए थी, उनको किसी तहजीब के दायरे के अंदर रहकर भी अरेस्ट किया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने और ही सूरत हाल देखी। कुछ इस पर भी बात करेंगे। और जहां पर 9 मई के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि पार्टी सारी अलग अलग हो गई, बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि वकला बरादरी ने PTI का टेक ओवर कर लिया, वहीं पर कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि पार्टी के साथ डट कर खड़े हैं और सलीम तैमूर झगड़ा साहब जो हैं वो उन्हीं में से एक हैं, हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है। कुछ उनसे पूछेंगे कि डट कर खड़ा होना जो है वो इस वक्त कितना मुश्किल है, साथ ही साथ जो इस वक्त कुछ इशूज़ हैं ऑन गोइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े उस पर भी बात करेंगे। वो खुद इलेक्शन कहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका झगड़ा साहब आपके वक्त के लिए। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी कह रही थी कि खासा मुश्किल जो है वो एक फेज़ है जो मैं देख रही हूँ कि आप लोग गुजार रहे हैं। बट सर, सबसे पहले आपने कहा कि NA-32 से गालिबन इलेक्शन आपने कंटेस्ट करना था, आपने कहा कि पार्टी फैसला करेगी। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि पार्टी तो फैसला कर चुकी है, इमरान खान साहब ने मुझे कहा है और वो कागजात नामजदगी आपके हल्के से जमा भी करा चुके हैं। थोड़ा सा अगर हमें स्टेटस क्लियर कर दीजिए कि आप इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये मामला कैसे सेटल होगा? ये मुझे नहीं पता ये बात कहां से आई है, मैंने तो NA-32 पे कागज ही नहीं जमा कराए। तो फिर ये फिर कंट्रोवर्सी क्यों सुबह से मीडिया पर है कि तैमूर सलीम झगड़ा जो है वो अब नहीं कंटेस्ट कर सकते इलेक्शन? मुझे नहीं पता। आज मेरे कागजात की स्क्रूटनी थी। हाँ। PK 79 पे, PK 79 जो मेरा सूबाई हल्का है, और उस पे माशाल्लाह स्क्रूटनी पास हो गई। और इसके अलावा मैंने कागजात सबमिट किए PK 75 पे और NA 28 पे। NA 28 रूरल पेशावर का एक हल्का, जिस पे हमारे फॉर्मर MNA नूर आलम खान थे। NA 32 पे मैंने कागजात जमा ही नहीं कराए। तो मतलब मरवत साहब के साथ और आपका कोई मामला इस वक्त नहीं है जो कि मीडिया पे लेकर आया जा रहा है, तो आपने फिर ये स्टेटमेंट क्यों दी कि ये टिकट मरवत साहब को मिलेगा या मुझे ये फैसला खान साहब करेंगे? मैंने ये स्टेटमेंट आपकी देखी किसी टेलीविजन चैनल पर। नहीं, मेरे ख्याल में वैसे वो कहते हैं मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। देखिए, टिकट तो खान साहब जिसको देंगे उसी को मिलेगा। मेरे ख्याल में किसी ने मेरे से ये पूछा था कि पेशावर में मरवत साहब कंटेस्ट करें या ना, और मेरे ख्याल में मैंने ये जवाब दिया था कि बेहतर ये होगा कि पेशावर में, और ख़ास तौर पे जो हल्का आप कह रही हैं वो पेशावर शहर का हल्का है जिसमें ऑलरेडी एक हल्का कम हुआ है। तो मैंने कहा था कि हमारे बहुत से चूंकि लॉयल वर्कर्स हैं तो बेहतर है कि हम उनको एडजस्ट करें। ऑलरेडी उनमें हमें चॉइस बनाने में जो है वो काफ़ी दिक्कत पेश होगी क्योंकि सीट्स जो है वो कम हुई है। लेकिन कंट्रोवर्सी की तो कोई बात नहीं है। मरवत साहब का बहुत ज़बरदस्त किरदार है। मेरी ज़ाती राय में ये पेशावर के टिकट्स जो है
वो हमारी पार्टी के वर्कर्स को जाने चाहिए। ये मेरी जाती राय है। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि मरवत साहब का बड़ा अच्छा जबरदस्त किरदार है। मरवत साहब, लेकिन सर मुझसे पूछेंगे तो तैमूर सलीम झगड़ा इस पीटीआई, बट शेर अफजल मरवत इज नॉट पीटीआई फॉर मी एटलीस्ट। मुझे नहीं पता कि लोग कितना कनेक्ट या रिलेट करेंगे उनसे बतौर पीटीआई, लेकिन फिलहाल आप फेस हो सकते हैं पीटीआई का, वो मुझे फेस नहीं दिखते पीटीआई का। आप लोग जो पुरानी लीडरशिप बाकी बची है पार्टी में, आप लोग उनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनसे जुड़ी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हम देखते हैं कि सर उठा ही लेती है आपकी जमात के हवाले से भी। नहीं, देखें, 6 साल पहले जब मैंने सियासत एंटर की थी तो मैं फेस नहीं था। ठीक है। मेरे पे खान साहब ने एक रिस्क लिया। मेरा एक सियासी बैकग्राउंड जरूर था, लेकिन मेरा पूरा करियर कॉर्पोरेट करियर था एक। और मैंने सियासत में एंट्री की मैकिन्सी की पार्टनरशिप से रिजाइन करके, और आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि आप कह रही हैं कि लोग मुझे पीटीआई के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि ये जो एसोसिएशन होती है ये सिर्फ सालों में नहीं गिनी जाती। पिछले चंद महीनों में मरवत साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया एक ऐसे वक्त में जिसमें हम सब सामने नहीं आ सकते थे। इसे कोई नहीं डिनाई कर सकता। और सबसे जरूरी चीज ऐसे वक्त में यह है कि हम पार्टी में अपनी यूनिटी जो है वो बरकरार रखें। और शायद जो ये अफवाहें या जो मीडिया पे कंट्रोवर्सी अगर कोई है, मेरे लिए ये न्यूज़ है, तो वो शायद इसलिए है क्योंकि एक्चुअली माशाल्लाह पिछले 7 महीनों में पीटीआई मजबूत हुई है, बहुत मजबूत हुई है, और मुसलसल कोशिशें जारी है कि किसी तरीके से पीटीआई की लीडरशिप के दरमियान गलतफहमियां जो है वो फैलाई जाए। मरवत साहब मेरे लिए बिल्कुल काबिल कदर है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, 6 साल पहले आपने कहा कि आप पार्टी के लिए नए थे, लेकिन फिर भी खान साहब ने आप पर एतमाद किया। वो तो जाहिर है पार्टी के अंदर लोगों के आने का भी और जाने का भी ये सिलसिले तो जारी रहते लगे रहते हैं। अमीर हैदर होती साहब ने एक दिलचस्प बयान दिया आपकी जमात के हवाले से। उन्होंने कहा 3 तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। एक तो वो है जो कि देरीना कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दूसरे वो हैं जो इस वक्त लाइन में इसलिए लगे हैं कि टिकट मिल जाएगा, इस पार्टी में जगह बहुत है, और तीसरे वो हैं जिनको देख कर बाहर वाले भी हैरान है और अंदर वाले भी हैरान है कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। तो आप भी इत्तेफाक करते हैं आपकी जमात में, क्या इसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन इस वक्त है? मेरे ख्याल में अगर मैं दूसरे पार्टीज पे बात करना शुरू करूं तो एएनपी में भी शायद 3 किस्म के लोग हैं। एक वली बाग के खानदान के जो पार्टी को ओन करते हैं, एक बाकी कुछ छोटी सी तादाद है सियासतदानों की, और बाकी वो लोग जो पार्टी को छोड़ रहे हैं। बल्कि आज भी एक उनके लीडर जो है वो छोड़ के पीपल्स पार्टी जा रहे थे। और ये पार्टी तो जुल्म हम पे हो रहा है, लोग एएनपी को छोड़ रहे हैं। लेकिन फ्रैंकली आई डोंट नो हम एएनपी को वैसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी छोटी पार्टी रह गई है। क्योंकि जो भी पार्टी जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल से हट जाती है ना, और एएनपी का एक स्टांस होता था नेशनलिज्म पे, फेडरलिज्म पे, प्रोविंशियल राइट्स पे, विमेन्स राइट्स पे। हमारी 2 सेक्युलर पार्टीज थी, एक पीपल्स पार्टी थी, एक एएनपी थी। एएनपी का एक नेशनलिस्ट फेवर था। आज आप देख लें, या जब वो पावर हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो 5-10 सीटों की पार्टी भी रह नहीं गए। और हमारी जैसी पार्टी को देख लें, चूंकि इमरान खान प्रिंसिपल्स की सियासत करते हैं, असूल की सियासत करते हैं, तो इमरान खान जेल में 5 महीनों से, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत जेल में भी ज्यादा होगी। और इतनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बावजूद जितने भी या लोगों को फोर्स किया गया पार्टी छोड़ने से, और या फिर जो है वो लोगों को जो है वो चले कुछ पुश किया गया और फिर वो प्रेशर ना ले सके तो उन्होंने ये छोड़ा। उसके बावजूद पार्टी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि कभी इनको हमारा सिंबल लेना पड़ता है, कभी ये झूठे बयानिए बनाने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ होता है, लेकिन पीटीआई की मकबूलियत कहीं नहीं गई, और ये आप इंशाल्लाह 8 फरवरी को देख लेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं मकबूलियत कहीं नहीं गई, खान साहब जेल में। आपको खान साहब एनी टाइम सून या बिफोर द इलेक्शन जेल से बाहर आते हुए नजर आते हैं? अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि मुझे तो खान साहब कैंपेन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से उनको ये उम्मीद मिल रही है? आपका शाह महमूद कुरैशी साहब के रीअरेस्ट के बारे में क्या ख्याल? मैंने अभी इब्तिदाइये में कहा है, मुजम्मत करते हैं जी। मैंने तो ट्विटर पे भी लिखा, उसी वक्त लिखा जिस तरीके से डील किया गया कुरैशी साहब के साथ ज्यादती है। आई मीन आप एक इंसान की जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की सियासत के अंदर, उनकी उम्र का ही लिहाज कर लें, हम तो कंडेम कर रहे हैं उसको।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो जब ये सिस्टम शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर जाते हुए नहीं देख सकता, जब ये सिस्टम अपने सारे अदालती निज़ाम का मजाक बना सकता है, जब ये सिस्टम जो है वो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का निज़ाम बना सकता है और पूरी दुनिया ये मनाज़िर देख रही है, तो आपके ख्याल में ये इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले छोड़ेंगे? ये मैं जो है सिर्फ वो कह रहा हूँ, मुझे फख्र है कि इमरान खान ने लंदन नहीं भागना। इमरान खान ने लंदन में अपने फ्लैट्स ओन भी किए थे और इमरान खान ने बेच भी दिए। इमरान खान ने प्रेशर में नहीं आना। ठीक है, हमारी गलत फहमियां हैं लोगों के साथ, लेकिन ये दूर हो जाएंगी। ये इलेक्शन हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे सिविल इदारों से, पुलिस हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, अपने इदारों को ना इतना कमजोर करें, क्योंकि आगे पाकिस्तान बनाना है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वुकला की तरफ से कोई टेक ओवर हो गया है, ये एक ओपिनियन है जो एग्जिस्ट करती है, और साथ ही साथ एक साथ में जो ओपिनियन पैरेलल चलती है वो ये है कि जो वुकला भी हैं वो कितने सिंसेयर हैं इमरान खान से, या पीटीआई का जो इटसेल्फ पार्टी का एक मौकफ या नैरेटिव है उससे, वो इट इज़ येट टू बी सीन। क्योंकि एक राय ये एग्जिस्ट करती है कि बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनको लीगल फ्रंट के ऊपर ठीक से हैंडल ही नहीं किया गया। DROs ROs वाला मामला कभी लाहौर हाई कोर्ट लेके जाते हैं, कभी पेशावर हाई कोर्ट लेके जाते हैं, जहाँ लेके जाना चाहिए वहाँ नहीं लेके जाते। इलेक्शन कमीशन से जुड़े बहुत से मामला हैं जिनके बारे में ये राय पाई जाती है कि अगर चाहे तो पीटीआई चैलेंज कर सकती है, पीटीआई उस तरफ नहीं जाती। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी जमा होते हैं, कोई एतराज आप लोगों की तरफ से नहीं आता। इमरान खान के जमा होते हैं, नून लीग के 4 लोग आ जाते हैं एतराज करने के लिए। आप लोग वो चीजें जो कि लीगल फ्रंट पर चैलेंज की जा सकती हैं, आपके पास सबसे बड़ी वुकला की टीम है, क्यों वो इनएक्टिव दिखाई देती है? इनएक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो हमारे वकीलों का रोल रहा है पिछले 7 महीनों में, इट इज आउटस्टैंडिंग। खराज तहसीन सबको पेश करनी चाहिए। टेक ओवर की बात, क्या टेक ओवर जी? पाकिस्तान तो बनाया ही एक वकील ने था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी अभी जो है वो सालगिरह गुजरी है 25 तारीख को। वो क्या थे? एक वकील ही थे, और उन्होंने कानून की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बनाया था। कोई रेवोल्यूशन तो यहाँ पे नहीं हुई थी ना। उसी बेसिस, उसी बुनियाद के लिए हम आज खड़े कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो, और कुछ भी नहीं। हमारी 20 महीनों की जो स्ट्रगल रही है, जो इमरान खान साहब की 20 महीनों की स्ट्रगल रही है, जो ये 7 महीने मेरे जैसे लोग सियासत को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है। मैं बाहर जाऊं, मैं दोबारा से कंसल्टिंग शुरू करूं, ठीक है, क्या क्या रखा है इस सियासत में? नैब के केसेस भुगते, एंटी करप्शन के केसेस भुगते। बस यही है कि अगर वाकई पाकिस्तान को बनाना है तो इस निजाम को तब्दील तो करना है। ये तो नहीं हो सकता कि हर कोई जो है वो प्रेशर में आके जिस तरफ हम आ जाए उसी तरफ वो भागता फिरे। सर, कोई आप कह रहे हैं वकीलों का जबरदस्त रोल है, आपने कायदे आजम का क्योंकि हवाला दिया। सर, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल, सियासतदानों को सियासत कैसे करनी चाहिए, इदारों पर रिलाय नहीं करना चाहिए ताकि इदारे भी कल को तजावुज़ ना करें, और फिर आप ही उनको कह रहे हो कि जी आज आपने तजावुज़ कर लिया। सियासतदानों को डेमोक्रेसी को मिलकर कैसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी की है सर आप लोगों ने कि आप लोगों से गलतियाँ भी हुई हैं? इस मुल्क के सभी सियासतदानों को चोर डाकू लेबल करना, उनके साथ माजी में जो ज्यादतियाँ हुई उनके लिए कहना कि वो कोई ज्यादतियाँ नहीं थी, वो डिजर्व करते थे, आपको नहीं लगता कि वो भी थोड़ा सा एक एग्जैजरेटेड वो था, नैरेटिव था जो आप लोगों ने बिल्ड किया, क्योंकि आज आप लोग रिसीविंग एंड के ऊपर हैं उन चीजों के जो वो माजी में कहते थे कि वो रिसीविंग एंड पर थे? मैंने कल भी एक शो पे कहा था कि गलतियां तो कॉन्स्टेंटली होती रहती हैं, और गलतियों पे गौर और फिक्र करना और अपने आप को इम्प्रूव करना ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन अगर हम आज से शुरू हो जाएं तो आज बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा है, वो गलतियां कर रहे हैं। पहली गलती तो सारे जो हमारे ऑपोजिशन के सियासतदान हैं वो यही कर रहे हैं। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे साथ हुआ है तो इनके साथ भी हो। जैसे आप कह रही हैं कि किसी के साथ अगर हुआ है, ऑल द मोर रीजन कि आप कहें कि किसी और के साथ ऐसे ना हो। चलिए, सियासतदानों को तो एक तरीके से एक अपनी बायस दिखानी पड़ती है, वो एक तरफ पे होते हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मीडिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि लगते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से ज्यादा उस पार्टी के जो है वो तरफदार है। सर, यही इल्जाम आप लोगों की दौरे हुकूमत में भी मीडिया के कुछ लोगों पर लगा करता था। खत्म करते नहीं, मेरे ख्याल में आपने बड़ा सीरियस एक पॉइंट छेड़ा है। ऐसे आप ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ले लें, ऐसे आप वुमेन्स राइट्स ग्रुप्स ले लें,
आपने वकीलों के एक्शन या इनएक्शन की भी बात की। फिलहाल तो इतना कुछ हो रहा है कि हर एक चीज को हमारे लिए रिस्पॉन्ड करना भी आसान नहीं है, बल्कि बहुत सी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती। मैं 2.5 महीनों से कानून की प्रोटेक्शन के बावजूद अपने घर नहीं ठहर सकता। क्यों? क्योंकि कानून पे किसी को भरोसा नहीं है। मैं नैब जाता हूं, मैं अदालत जाता हूं, मैं अभी अपने स्क्रूटनी पेपर्स दे के आया हूं, लेकिन मुझे क्या पता किसी रात पुलिस आए, मुझे पकड़े, बाद में 2-3 FIR करे। तो ये गलतियां हमने सीखना है और हम इंशाल्लाह सीखेंगे, सीख रहे हैं। लेकिन ये हमारी पुलिस की लीडरशिप को भी सीखना है। अब आप देख लेना, पंजाब की पुलिस तो उस इंतहा पे जा रही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कर रही है, जो कि भी अनप्रेसिडेंटेड है, उसको वो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कोई बड़ा अच्छा काम कर रही हो, विच इज नॉट द केस, एटलीस्ट फ्रॉम द टॉप डाउन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ले लें, अगर लोग सिर्फ अपने जॉब डिस्क्रिप्शन और अपने ओथ पे कायम रहे तो ये बहुत से मसले ना हो। आज मेरे जहन से शाह महमूद कुरैशी साहब के अरेस्ट के विजुअल्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सारे सियासतदानों की बेहुरमती है। लेट अलोन के शाह साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, शाह साहब 70 साल की तकरीबन उम्र है, शाह साहब इज अ ग्रैंडफादर टू 5, उनकी पूरी फैमिली है। वो क्या सोच रही होगी और उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे पुलिस और स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में उनके क्या क्या ख्यालात रहे। लेकिन ये मुझे पता है कि जैसे शाह साहब स्टेडफास्ट रहे हैं, उनकी फैमिली भी PTI और पाकिस्तान के साथ स्टेडफास्ट रहेगी। लेकिन माजरत के साथ जो ये पुलिस वाले कर रहे थे, दे आर नॉट डूइंग एनीवन अ फेवर इंक्लूडिंग देमसेल्व्स। वो तो खैर जो आज हुआ वो तो मैंने पहले कहा कि हम तो उसकी हर तरह के अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बस आखिर में यही कह दीजिए, कोई लाहे अमल आप लोगों का, क्योंकि आई एम श्योर कि इस वक्त कोई ऐसी सेंट्रल डिसीजन मेकिंग शायद नहीं मुमकिन आप लोगों के लिए कि आप लोग कर पाएँ। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल होगा? गौहर अली खान साहब की आज की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी हमारे तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। फिर ऐसे लोग भी ट्वीट्स कर रहे हैं जो कह रहे हैं हमारे घरों पर आके छापा मारा जा रहा है जैसे ही पता लगता है कि हमने कागजात नामजदगी जमा कराने। तो जो आप लोगों का इस वक्त वर्जन सामने आता है वीडियोज़ के साथ भी, ट्विटर के ऊपर भी, वो तो यही बताता है कि आप लोग इस वक्त कॉर्नर किए जा रहे हैं। तो क्या लाहे अमल क्या है? आप कैसे समझते हैं कि आप लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और इमरान खान से पूछा गया था कि आपने ये कॉर्नर टाइगर्स वाली टी-शर्ट क्यों पहनी, और उन्होंने कहा था कि जो कॉर्नर टाइगर होता है, एक वो शेर जिसको कॉर्नर किया जाता है, वो सबसे खतरनाक होता है। तो इंशाअल्लाह ये जो इमरान खान की सारी टीम है, ये वही कॉर्नर टाइगर्स हैं जो कि अभी इलेक्शन में वैसे ही खतरनाक साबित होंगे उन पार्टियों के लिए जो अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दांव पे रखना चाहते हैं। 400 दिन ये तकरीबन इलेक्शन से भागे, जब आप NA के बाय इलेक्शन से जो है वो शुरू हो जाए, 400 दिन से ज्यादा। लेकिन अभी अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है तो इन इलेक्शंस का रिजल्ट लेजिटिमेट एक्सेप्ट होना बड़ा जरूरी है। उसमें इलेक्शन कमीशन का ऑब्वियसली एक रोल है जो अभी तक तो उसने अदा नहीं किया, लेकिन आई होप ओवर द नेक्स्ट मंथ बेटर सेंस प्रिवेल्स। लेकिन जो दूसरी चीज है कि जो दूसरी चीज है वो ये है कि इवन दो हमसे अगर सिस्टम के गिले हो या हमारे सिस्टम से गिले हो, ब्रिज करना और हील करना और ये जख्म जो है वो ठीक करना ये जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर ना हमारा फायदा है, ना इस सिस्टम का फायदा है, ना पाकिस्तान का फायदा है। बिल्कुल तो ये करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आखिर में ये कह दीजिएगा कि एक स्टेटमेंट आई थी किसी वकील के थ्रू कि खान साहब ने ये कहा है कि जिन भी लोगों ने पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मीडिया में गए हैं उनके साथ कोई मामला पार्टी का अब दोबारा नहीं हो सकता, वो पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते दोबारा से। उस्मान डार साहब वाला जो इशू है उसको कैसे देखते हैं? वो खुद तो नहीं कंटेस्ट करे, लेकिन उनकी वालदा जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं। कल हमारे शो पर थी, उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई शक ही नहीं इस बात पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मुझे मिलेगा। आपकी एज ए पार्टी वर्कर क्या राय है कि रेहाना इम्तियाज डार को टिकट मिलना चाहिए? देखिए, जो रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने, जो उस्मान डार की वालदा है, जो बहादुरी उन्होंने दिखाई है, उनको खराज तहसीन इस पूरी कौम की तरफ से, क्योंकि उनके बेटे के साथ जो हुआ, हमारा नेचुरल रिएक्शन तो यही रहता है कि चुप रहें, दबे रहें, आपके साथ बहुत जुल्म हो सकता है। पंजाब पुलिस जो माशाल्लाह शहबाज शरीफ ने 42 साल में बनाई है इस खौफनाक शक्ल में, वो क्या क्या नहीं कर सकती। लेकिन मेरे ख्याल में इस क्राइसिस में अगर एक तबके ने अपनी बहादुरी दिखाई है
वो है पाकिस्तान की खवातीन, चाहे वो खवातीन हो जो जेल में हो, चाहे वो खवातीन हो उस्मान डार की वालदा की तरह जो अपने बेटे की जबरी गुमशुदगी के बावजूद अपनी आवाज को चुप नहीं कर रही, या चाहे वो बलोच खवातीन हो जो इनफोर्स डिसअपेरेंसेस के सामने इस्लामाबाद तक पहुंची, हालांकि वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है, या चाहे वो खवातीन जजेस या बाकी स्टेक होल्डर्स या इवन मीडिया पे, मैंने देखा है कि जिन एंकर्स ने सबसे बहादुर या सेंसिबल रोल प्ले किया है और सबसे मुश्किल इश्यूज उठाए हैं, वो भी खवातीन है। तो आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड कूडोज टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आपका झगड़ा साहब, तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेगमेंट का वक्त हो गया, हमने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो मामलात हैं उन पर पूछा जाए कि एक पार्टी कारकुन जो हैं उनका क्या ख्याल है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और इशूज़ पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।